नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी किताब का सारांश है जो एक एक बहुत बड़ा दावा करती है और शायद कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा विवादास्पद भी हो। दावा ये है कि आप सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बिल्कुल। किताब का नाम है सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो आज हमारा मिशन एकदम साफ है। हम इस दावे की तह तक जाएंगे। क्या सच में, मतलब क्या वाकई सिर्फ मानसिकता बदलकर जीवन में बड़ी सफलता पाई जा सकती है? या ये सिर्फ अच्छी लगने वाली बातें हैं जिनका असल दुनिया की कठोर सच्चाइयों से कोई लेना देना नहीं है? हाँ, यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का केंद्र होगा। बिल्कुल। और ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये विचार की सोच ही सब कुछ है। ये कोई नई बात नहीं है। सही बात है। ये तो सदियों से हमारे बीच है। लेकिन इस किताब की खास बात ये है कि ये इसे सिर्फ एक फलसफे की तरह नहीं देखती। अच्छा। यह इसे एक प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह पेश करती है। तो आज हम इसी टूलकिट को खोलेंगे और देखेंगे कि इसके औजार असल में काम कैसे करते हैं। और क्या वो हर किसी के लिए काम कर सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी औजार से। किताब कहती है कि हम सबके अंदर दो भेड़िए लड़ रहे हैं। हाँ, एक है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिसे हम पीएमए कहेंगे, पीएमए। हाँ, और दूसरा है नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड यानी एनएमए। एनएमए। ठीक है। सीधी भाषा में कहें तो पीएमए वाला इंसान हर मुश्किल में मौका देखता है और एनएमए वाला हर मौके में मुश्किल। इसका एक क्लासिक उदाहरण भी है। दो सेल्समैन थे जिन्हें एक ऐसे देश में जूते बेचने भेजा गया जहां कोई जूते ही नहीं पहनता था। अच्छा। तो जो एनएमए वाला था उसने तुरंत वापस टेलीग्राम भेजा, यहां कोई जूते नहीं पहनता, कोई उम्मीद नहीं है। जबकि पीएमए वाले ने भेजा, यहां कोई जूते नहीं पहनता, जबरदस्त मौका है। वाह। सोच वही, हालात वही, पर नतीजा बिल्कुल अलग। ये उदाहरण बहुत अच्छा है ना? हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि पीएमए का मतलब आंख बंद करके सब कुछ अच्छा है बोलना नहीं है। सही। ये हालात का विश्लेषण करने का एक सक्रिय तरीका है। ये इस बात को समझने की क्षमता है कि देखो, जो हो रहा है उस पर शायद मेरा नियंत्रण ना हो, लेकिन मैं उस पर प्रतिक्रिया कैसे दूंगी ये पूरी तरह से मेरे हाथ में है। बिल्कुल। किताब का तर्क यही है कि यही छोटा सा चुनाव हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। हाँ। एक मानसिक मांसपेशी की तरह है ये। मानसिक मांसपेशी। हाँ, जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। ये समझ आता है कि प्रतिक्रिया कैसे देनी है ये हमारे हाथ में है। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो सकारात्मक होकर भी हम बस एक जगह पर गोल गोल घूमते रहेंगे। सही बात है, ऐसा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। हाँ, बिल्कुल। किताब कहती है अपना लक्ष्य लिखो, उसे रोज सुबह शाम पढ़ो, पर क्या सिर्फ लिखने और पढ़ने से कुछ होता है? ये थोड़ा जादुई सा नहीं लगता? बाहर से देखने पर ये जादुई लग सकता है, लेकिन इसके पीछे दिमाग का एक बहुत ही मजबूत विज्ञान काम करता है। अच्छा। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। RAS? हाँ, इसे आप अपने दिमाग का गेटकीपर समझिए। गेटकीपर दिलचस्प है। हर सेकंड हमारे दिमाग पर लाखों जानकारी की बमबारी होती है, आवाजें, तस्वीरें, विचार। RAS का काम ये तय करना है कि इस शोर में से कौन सी जानकारी आपके चेतन मन तक पहुंचेगी। तो जब आप कोई लक्ष्य साफ साफ लिखते हैं और उसे दोहराते हैं, तो आप अपने इस गेटकीपर को एक सीधा निर्देश देते हैं, एक कमांड देते हैं। बिल्कुल। आप कहते हैं, सुनो, ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी मौका, कोई भी इंसान दिखे तो उसे फौरन मेरे ध्यान में लाओ। अच्छा। इसीलिए जब आप एक खास मॉडल की कार खरीदने का सोचते हैं, तो अचानक आपको वही कार सड़क पर हर जगह दिखने लगती है। अरे हाँ, ये तो होता है। कारें पहले भी वही थी, पर अब आपका गेटकीपर उन्हें आपके लिए हाईलाइट कर रहा है। वाह। तो लक्ष्य तय करना असल में अपने दिमाग के सर्च इंजन को प्रोग्राम करना है। वाह, ये गेटकीपर वाली बात कमाल की है। इसने तो पूरे विचार को एक नया मतलब दे दिया। तो मतलब लक्ष्य तय करना पहला कदम है, लेकिन अगर मन में कहीं गहरा शक है कि मैं इसके लायक नहीं हूं या ये मुझसे नहीं होगा, तो गेटकीपर काम नहीं करेगा। हाँ, तो शायद हमारा गेटकीपर उन मौकों को भी अनदेखा कर देगा। तो फिर ये विश्वास कैसे बनाया जाए? किताब का कहना है कि सिर्फ दोहराने से विश्वास बन जाता है, लेकिन कई बार इसे फेक इट टिल यू मेक इट भी कहा जाता है, जो कुछ लोगों को थोड़ा बेईमान या बनावटी लग सकता है। एक जायज शंका है। क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है जब आप वो दोहरा रहे हों जिस पर आप दिल से यकीन नहीं करते? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब धोखा देने में नहीं बल्कि रीप्रोग्रामिंग में है। रीप्रोग्रामिंग? हाँ, सोचिए,
हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। सालों से दूसरों की बातों और अपने खुद के नकारात्मक अनुभवों ने उसमें शक और डर के जंगली पौधे उगा दिए हैं। अब अगर आप एक नया सकारात्मक बीज बोना चाहते हैं तो उसे लगातार पानी देना होगा। शुरुआत में ये बनावटी लग सकता है, बिल्कुल, क्योंकि आपका चेतन मन जो तर्क करता है वो कहेगा ये सच नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो दोहराव को समझता है। जैसे कोई मंत्र बार बार जपने से मन शांत हो जाता है, वैसे ही सकारात्मक वाक्यों को दोहराने से आप धीरे धीरे अपने अवचेतन मन में एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। एक नया न्यूरल पाथवे। बिल्कुल, ये खुद को धोखा देना नहीं है, ये जानबूझकर अपने मानसिक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है। मानसिक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, ये सोचने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन इस अपग्रेड की प्रक्रिया में सिस्टम क्रैश भी तो होगा, मतलब असफलताएं तो आएंगी। बिल्कुल आएंगी। और यहीं पर मुझे लगता है ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। किताब का एक बहुत मशहूर विचार है, हर कठिनाई में अपने बराबर या उससे भी बड़ी सफलता का बीज छिपा होता है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में जब कोई बड़ी मुश्किल आती है, जैसे किसी ने अपनी नौकरी खो दी या किसी रिश्ते में दिल टूट गया, तो ये सिर्फ एक कहावत लगती है। सही बात है। उस वक्त कोई बीज नहीं दिखता, सिर्फ दर्द और अंधेरा दिखता है। तो किताब इस पर क्या कहती है कि इस बीज को असल में कैसे ढूंढा जाए जब कोई पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा हो? बिल्कुल, और उस पल में ये विचार बेमानी लग सकता है। किताब ये नहीं कहती कि दर्द को नजरअंदाज करो या दुखी मत हो। अच्छा। वो कहती है कि अपने नजरिए को बदलो। यहाँ एक रणनीतिक बदलाव की बात हो रही है। ज्यादातर लोग असफलता को एक अंतिम परिणाम, एक फुल स्टॉप की तरह देखते हैं। हाँ, कि सब खत्म हो गया। बिल्कुल, जबकि एक पीएमए वाला व्यक्ति उसे एक फीडबैक की तरह देखता है। हाँ। इसका मतलब है सवाल ये पूछना नहीं है कि मैं फेल क्यों हो गया, बल्कि ये पूछना है कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। नौकरी जाने का मतलब ये भी हो सकता है कि अब आप उस काम को करने के लिए आजाद हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। एक अवसर। हाँ, अस्वीकार किए जाने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको ये समझने का मौका मिला कि आपको अपने कौशल में और कहाँ सुधार करना है। ये बीज तुरंत नहीं दिखता, इसके लिए धैर्य और ईमानदारी से आत्मविश्लेषण की जरूरत होती है। ये मुश्किल को एक शिक्षक के रूप में देखने की कला है। मुश्किल को एक शिक्षक के रूप में देखना, ये शक्तिशाली है ना? लेकिन ऐसे मुश्किल समय में अकेले चलना बहुत कठिन हो सकता है। बहुत ज्यादा। शायद इसीलिए किताब में संगति और माहौल पर इतना ध्यान दिया गया है। यहाँ दो बड़े विचार सामने आते हैं। पहला है मास्टरमाइंड सिद्धांत। ये विचार तो दमदार है कि जब कई सकारात्मक दिमाग एक साथ मिलते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन असल में ऐसे सकारात्मक और प्रेरित लोग कहाँ मिलते हैं? ऐसा तो है नहीं कि कोई मास्टरमाइंड स्टोर है जहां से आप उन्हें खरीद सकते हैं। व्यवहारिक रूप से कोई इसे कैसे करे? ये बिल्कुल सही सवाल है। मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ कुछ कामयाब लोगों का ग्रुप नहीं है। अच्छा। इसका मूल सिद्धांत है विचारों का सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान। इसे आप छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं। जैसे? ये आपका कोई दोस्त हो सकता है जिसके साथ आप हर हफ्ते अपने लक्ष्यों पर चर्चा करते हैं। ये कोई ऑनलाइन कम्युनिटी हो सकती है जो आपके क्षेत्र से जुड़ी हो। ये कोई मेंटर हो सकता है जिससे आप सलाह लेते हैं। कुंजी है जानबूझकर ऐसे लोगों की तलाश करना। जानबूझकर? हाँ। किताब का तर्क है कि हम अनजाने में उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो पहला कदम ये विश्लेषण करना है कि आपका मौजूदा सर्कल कैसा है। क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे? और फिर धीरे धीरे जानबूझकर अपना समय उन लोगों के साथ बढ़ाना है जो आपको प्रेरित करते हैं। ये एक दिन में नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ये एक सचेत और लगातार किया जाने वाला प्रयास है। और शायद इसी माहौल का एक नतीजा है दूसरा विचार, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। हाँ, यानी उम्मीद से ज्यादा करना। जब आपके आसपास के लोग भी बड़ा सोच रहे हों तो शायद ये करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी एक व्यावहारिक सवाल है। आज की एसएल कल्चर में क्या एक्स्ट्रा माइल जाने का मतलब बस खुद को खत्म कर लेना है? क्या इसका मतलब हमेशा ज्यादा घंटे काम करना है या फिर कुछ और? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस विचार को अक्सर गलत समझा जाता है। किताब के अनुसार गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का मतलब काम की मात्रा, मतलब क्वांटिटी से ज्यादा उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी, और उसके पीछे की नीयत यानी एटीट्यूड से है। अच्छा।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 की जगह 16 घंटे काम करें। इसका मतलब है कि आप उन 10 घंटों में अपना काम इतनी अच्छी तरह से करें, इतने सकारात्मक रवैये के साथ करें कि लोग आप पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाएं। ये सिर्फ उतना नहीं करना है जितना कहा गया है, बल्कि ये सोचना है कि मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, या इससे मेरी टीम या कंपनी को और क्या फायदा हो सकता है। ये पहल करने और जिम्मेदारी लेने के बारे में है। प्रोएक्टिव होना। एग्जैक्टली। लंबे समय में यही रवैया किसी को भीड़ से अलग करता है और ऐसे अवसर पैदा करता है जो सिर्फ अपना काम खत्म करने वालों को कभी नहीं मिलते। और इसे बनाए रखने के लिए, जैसा किताब में बताया गया है, आत्म अनुशासन सबसे जरूरी है। ये इन सभी आदतों को एक साथ जोड़ने वाला गोंद है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को एक साथ पिरोएं, तो ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा से कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत ज्यादा। ये एक पूरा सिस्टम है। ये अपने दिमाग के गेट कीपर को एक स्पष्ट लक्ष्य देकर प्रोग्राम करने के बारे में, उस लक्ष्य पर विश्वास करने के लिए अपने मानसिक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बारे में, बिल्कुल, असफलताओं को फुल स्टॉप नहीं बल्कि फीडबैक की तरह देखने के बारे में, और खुद को ऐसे लोगों के माहौल में रखने के बारे में जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बिल्कुल। ये एक निष्क्रिय आशावाद नहीं है, ये एक सक्रिय रणनीति है। और इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। किताब इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि मानसिकता बदलने से आप बाहरी दुनिया में सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं, नौकरी, पैसा, रिश्ते। हाँ। लेकिन क्या ये संभव है कि असली जीत कुछ और ही हो? मतलब क्या हमारी पहली और सबसे बड़ी सफलता खुद अपनी मानसिकता को बदलने की क्षमता ही है? शायद बाहरी दुनिया में कुछ भी जीतने से पहले अपने अंदर के इस युद्ध को जीतना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। वाह। और शायद एक बार जब ये आंतरिक जीत हासिल हो जाती है तो बाहरी सफलता उसका एक स्वाभाविक परिणाम मात्र होती है।